नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। राजस्थान की नई नवेली गहलोत सरकार को आखिरकार उसके सिपह सालार मिल ही गए, यानी कि गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ये साफ हो गया कि आखिर कौन वो सिपह सालार होंगे गहलोत सरकार के, जो कि अलग अलग विभागों को संभालेंगे। इसमें कुल 23 मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई गई आज, जिसमें से 13 कैबिनेट मंत्री के तौर पर 13 लोगों ने शपथ ली और 10 विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस पूरी कवायद में ये जो 23 मंत्रियों का जो चयन हुआ है, इसके लिए भी पूरी एक कवायद हुई। गहलोत और पायलट दिल्ली में चले रहे और वहां मंथन के बाद जो आला कमान है राहुल गांधी है, उनसे मंथन हुआ, उन लोगों ने आपस में मंथन किया, उसके बाद ये नाम सामने आए और उसके बाद आखिरकार इन लोगों ने शपथ ले ली। ये पूरी कवायद काफी सूझबूझ के साथ की गई लगती है। काफी सारे समीकरण इसमें देखे गए हैं, उनको साधने की कोशिश की गई है। खासतौर पर जाति समीकरण, लोकसभा के जो समीकरण होंगे 2019 में, वो कुछ नाम नए हैं, काफी नाम नए हैं, कुछ नाम नहीं आए सामने तो उन्होंने चौंकाया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये जानते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, वो कौन है जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और कौन कौन से समीकरण खासतौर पर नजर आए इस पूरे कवायद में। राजस्थान की गहलोत सरकार की टीम में आखिरकार विस्तार हो गया। राजभवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में 23 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें से 13 ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर और 10 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। 5 मंत्रालयों को अभी खाली रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ किन विधायकों ने ली। अब जानिए यहां किन विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस मंत्रिमंडल में 18 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। वहीं इस कुनबे में 6 अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है, जो कि पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें डॉक्टर बी.डी. कल्ला, शांति कुमार धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, लालचंद कटारिया और प्रमोद जैन भाया शामिल हैं। वहीं कई दिग्गजों को इस बार मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। मंत्रिमंडल में मात्र एक महिला मंत्री और एक मात्र मुस्लिम मंत्री शामिल किया गया है। तो हमारी पहली ड्यूटी है कि हम सुशासन को स्थापित करें। किस प्रकार से हम लोग जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे वो करप्शन की इश्यूज है, चाहे किसान की बात है, नौजवानों रोजगार की बात है, मजदूरों की बात है, गरीबों की बात है, सब बातें उसमें आ जाती है, सुशासन में आ जाती है। मंत्रिमंडल में जातीय गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जाट और एससी समुदाय से 4-4 प्रतिनिधि मंत्री के तौर पर शामिल किए गए हैं। वहीं वैश्य और एसटी समुदाय से 3-3, साथ ही ब्राह्मण और राजपूत समुदाय से 2-2 मंत्री शामिल किए गए हैं। गुर्जर समुदाय से 1 और ओबीसी से 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। जनता के लिए सुलभ रहे, जनता से बराबर नियमित रूप से मिले। पुरानी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लोगों से मिलती नहीं थी। हम जन सुलभ रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। और जो घोषणा पत्र के माध्यम से हमने वायदे किए हैं राजस्थान की जनता से, आप आने वाले समय में देखेंगे कि उस पे एक-एक बिंदु पे हम अमल करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में घोषणा पत्र में वादे किए हैं। प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले उन घोषणाओं को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पे खरे उतरेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र को लागू करेंगे, जनता को राहत प्रदान करेंगे। महिलाओं को, हम लोगों को शिक्षित करने का पहला प्राथमिकता रहेगी। एजुकेटेड वुमेन कैन डू एनीथिंग। मंत्रिमंडल में जयपुर और भरतपुर संभाग से सबसे ज्यादा चेहरों को मौका दिया गया है और सबसे कम अजमेर संभाग से। इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये तो तय है कि इसे मिशन 2019 को देखते हुए डिजाइन किया गया है। 2014 में जिस जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने टिकट दिए थे, वही समीकरण यहां भी इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये नीति कितनी कारगर साबित होती है और ये नई टीम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो राजस्थान की जो गहलोत सरकार, उसकी नई टीम में कई नए चेहरे हैं और ऐसा राहुल गांधी ने अपने चुनावी दौरों में ये बात कही थी
कि हम युवाओं को तरजीह देंगे, युवाओं पर हमारा विश्वास है, तो कई नए चेहरे हैं, उनमें युवा भी शामिल है, अनुभवी चेहरों को भी लिया गया है, और कई जो अनुभवी चेहरे थे, दिग्गज नाम थे, जिनको लग रहा था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके। काफी सारी इसके पीछे एक सियासी गणित मान लीजिए आप, जातिगत समीकरण है, जो इस वक्त के जो सियासी गणित हैं राजस्थान के, वो हैं आने वाले चुनाव जो सामने खड़े हुए हैं 2019 में लोकसभा के जो चुनाव हैं, उनको देखते हुए भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस से सुशील आसुपा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, और जल्द ही कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे महेश जी, ये पूरे 23 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया, एक मशक्कत होती है, राहुल गांधी दिल्ली में अशोक गहलोत पायलट पहुंचते हैं और एक मंथन के बाद ये नाम सामने आते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि इतना इसमें काफी ये लोगों को उत्सुकता भी थी क्या कि आखिर कौन मंत्री बनेंगे, कौन से चेहरे होंगे, क्यों नए चेहरे कौन से होंगे, पुराने चेहरे कौन से होंगे। अब ये नाम सामने आए, पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहता हूं उसके ऊपर। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल बना है वो 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसमें युवा और अनुभवी चेहरों का समावेश है। अनुभवी कम है लेकिन युवा चेहरे ज्यादा हैं और करीब 17 नए चेहरे बताए जाते हैं। क्षेत्रीय संतुलन भी इसमें देखा जा रहा है और जातीय प्रतिनिधित्व भी देखा जा रहा है। भले ही कुछ जिलों के नाम नहीं है इसमें, लेकिन कम से कम वो है कि संभाग स्तर पे सभी का प्रतिनिधित्व हुआ है। कम बेशी हुआ है क्या, इसका मायने जो है वो बाद में भी, क्योंकि अभी एक्सपेंशन के लिए आगे 30 तक मंत्रिमंडल की संख्या मंत्रिमंडल में 30 सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वो बाद में कुछ अभी जो है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सरकारी मुख्य सचेतक है, उप मुख्य सचेतक है, ये ऐसे कुछ और पद हैं जो अभी मिलने बाकी हैं, और संसदीय सचिव के पद भी रिक्त हैं जी। तो ये सारी चीजों को, समायोजन को ध्यान में रखते हुए अभी जो कुछ जिले छूट गए हैं, शायद उनको वहां प्रतिनिधित्व मिले और भी नए चेहरे और अनुभवी लोगों को मौका मिले। एक चीज जैसे आपने कहा कि एक सम्मिश्रण सा दिखाई देता है इसमें, इस पूरे मंत्रिमंडल में 23 जो लोग हैं, 23 जिनको मंत्री बनाया गया, 13 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री के तौर पर चुने, उनको शपथ दिलाई गई। हाँ। इस सम्मिश्रण को जब आप देखते हैं कि कुछ युवा हैं, कहीं आपको लगता है कि कहीं गहलोत और पायलट के जो माना जाता है कि आधी आधी दावेदारी होगी, कहीं गहलोत भारी पड़े हैं इस पूरे मंत्रिमंडल में? नहीं, इन सब चीजों को ध्यान में देखिए आप, इसमें भारी, उसमें बात अलग है, अनुभवी लोगों को ज्यादा वेटेज मिली है क्योंकि कैबिनेट में और राज्य मंत्री में नए चेहरे हैं जी। और साथ साथ ही जब जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इन दोनों में भी तालमेल बना रहे जी। इस चीज को भी रखा गया है, कोई भी इस समय कोई संतुष्ट नहीं हो, कोई भी कम ना हो, इन चीजों को ध्यान में रखा गया है ताकि मुख्य लक्ष्य जब 2019 का लोकसभा का चुनाव जीतना है जी, 25 की 25 सीटें कांग्रेस लाने की सोच रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारा पूरा बैलेंस किया गया है ताकि अभी कोई असंतोष नाम की कोई चीज नहीं उभरे, और जहां तक है कि जो चीज रह गई है वो उसे हम बाद में समायोजित करेंगे दूसरे मंत्रिमंडल के जो विस्तार होगा, ठीक उसमें भी एक गुंजाइश छोड़ी गई है। ठीक, जैसा आपने ठीक कहा, आपने बात जो कही लोकसभा वाली, उस पर मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। सुशील आसुपा जी, इस मंत्रिमंडल के चुनाव में 23 जो लोग नाम सामने आए, जिस तरह के जो अलग अलग नाम हैं, कुछ काफी सारे लोग हैं जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया है, हालांकि वो जीते दूसरी बार है, पहले भी विधायक रह चुके हैं, उसके दूसरी बार भी विधायक बने। आपको एक चीज जो राहुल गांधी एक बात कहते थे कि महिलाओं के ऊपर, महिलाओं की प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाएगा, 11 महिलाएं जीत के आई आपकी पार्टी से, लेकिन प्रतिनिधित्व अभी एक ही महिला को मिला। आपने सबसे परीक्षा में भी सरल प्रश्न पहले पूछे जाते हैं, आपने सबसे मुश्किल प्रश्न मेरे से पहले पूछ लिया, पर आप शायद ये भूल गए कि 7 पद रिक्त है, वो अभी बताया महेश जी ने जी।
विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भी कोई संभावना हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए हमारी कुल 11 महिलाएं जीत के आई हैं, उनमें से 5 पहली बार है, 6 दूसरी या तीसरी बार है, उनमें से अभी एक को प्रतिनिधित्व मिला है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो अभी महेश जी कह रहे थे कि ओवरऑल जो बैलेंसिंग है संभागवार की गई है जिलों के हिसाब से, और जब वो बात सारी आएगी तो मे भी, मैं नहीं जानता, मैं कोई इसको ऑथेंटिकली नहीं कहता कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कोई संभावना हो सकती है, लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकती है। और निश्चित रूप से इस पे नेतृत्व जितनी चिंता आपने की है वो पहले से नेतृत्व को ध्यान ही होगा, क्योंकि राजनीतिक दल हैं तो उनको इस बात पे भी प्रश्न आएगा। मुस्लिम कैंडिडेट भी एक ही है, सालेह मोहम्मद जो पोखरण से आते हैं। आप उनको मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए, वो अल्पसंख्यक के नजरिए से देखिए। अल्पसंख्यक 3 हैं, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल और, लेकिन देखिए वो बात आपकी अल्पसंख्यक के नजरिए से आप वो जैन जो समुदाय को आप जोड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को एक देखा जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व जब पार्टी टिकट दे रही थी उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि आखिर कितने टिकट आप लोग दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय में। हम देखिए मुस्लिम सिख ईसाई सबको उस हिसाब से ही देखते हैं, चाहे वो जैन धर्म का धर्मावलंबी हो या सिख धर्मावलंबी हो या इस्लाम धर्मावलंबी, हम समग्र दृष्टि से देखते हैं। खाली पड़ी अभी जो 7 और 4 जो आपने बताया, और संसदीय सचिव है, कुछ नए भी हैं, तो ये अभी बैलेंसिंग की कवायद नेतृत्व के निश्चित रूप से दिलो दिमाग में होगी और वो यथा समय यथोचित रूप से उसका निर्णय लिया भी जाएगा, इसका इंतजार करना चाहिए। एक देखिए आला कमान का एक जो भी निर्णय रहा उसमें ये जो जिन लोगों के नाम की संभावना जताई जा रही थी, जैसे कि जिनको मौका नहीं मिला, मतलब जो नहीं आए, इसमें सीपी जोशी हैं, अमराम चौधरी हैं, भरत सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, परशुराम मोरदिया हैं, राजेंद्र पारिक हैं, बहुत सारे नाम हैं, महेंद्र सिंह मालवीय हैं, ब्रजेंद्र सिंगोला हैं, अशोक गैरवा हैं, महेश जोशी, डॉक्टर महेश जोशी हैं। क्या ये बहुत अनुभवी लोग थे, ये लोग इनमें से मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, राजनीति का भी एक लंबा अनुभव रहा है। इस बार क्या रीजन कारण माना जाए इस बार? देखिए इसको आप थोड़ा सा गहराई दिए, 99 लोगों की सूची है, इसमें 40 लोग ऐसे हैं जो या तो पूर्व में मंत्री रहे हैं, या पूर्व में संसदीय सचिव रहे हैं, या पूर्व में मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक रहे हैं, या वो पूर्व में सांसद रहे हैं, 2-3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, मतलब वरिष्ठता के हिसाब से 40 लोग ऐसे हैं। तो 40 लोगों का तो मंत्रिमंडल की सीमा 30 है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी की अपनी एक सोच है कि एक निरंतरता और अनुभव, मान लीजिए अनुभवी लोग हैं तो अब अनुभवी लोगों को और अनुभव देना, या कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग जो कि सांसद रहे हुए हैं या पहले एमएलए रहे हुए हैं, उनको अनुभव का अवसर देना और उनको आंकना, और अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो भविष्य के लिए अनुभवी लोग हो जाएंगे। इसी तरह पार्टी एक ये जैसे कहते हैं ना पुरानी और नई फसल का चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा, वो क्रम है जी। तो उस क्रम का बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना, और इसका मैं समझता हूँ स्वागत किया जाना चाहिए। निरंतरता किसी भी फॉर्मेट का एक सबसे बढ़िया स्वरूप होता है। ठीक, महेश जी, एक जिस तरह से आपने कहा एक लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये चीज बहुत ज्यादा सामने है इस वक्त कि ये जो मंत्रिमंडल इसका निर्माण किया गया है, ये 2019 में जो लोकसभा चुनाव की चुनौती है कांग्रेस के सामने, साफ साफ एक बहुत बड़ा चुनाव है, भारत के जो आम चुनाव, उसको देखते हुए इसको बनाया गया। जातिगत समीकरण में भी अगर हम जाते हैं तो जाट समुदाय को जो है एससी समुदाय, एसटी और वैश्य, इनको जैसे 4-4 जाट और एससी, और उसके बाद वैश्य और एसटी को 3-3, गुर्जर और मुस्लिम को 1-1 दिया गया है। तो जाट, ये जो जातीय समीकरण इसमें स्थापित किए गए हैं, ये किस तरह से आप लोकसभा से किस तरह कनेक्ट करते हैं हम लोग इनको? देखिए 2 चीज है लोकसभा चुनाव के लिए, जो संभावित जो वरिष्ठ लोग जो छूट गए, जैसे सीपी जोशी का जैसे आपने उदाहरण बताया, दीपेंद्र सिंह जी का है, दीपेंद्र सिंह चूंकि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे जी, तो हो सकता है कि उनको दोबारा इसी पे मौका भी मिल जाए आगे। सीपी जोशी हैं तो इन्हें हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए।
इसके अलावा और जो दूसरे भी जो भी वरिष्ठ लोग जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो गुजर प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी कहीं वापिस चुनाव लड़ाने का उनका भी इरादा हो या आगे उनको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करना हो, तो ये जो बड़े नामी जो चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे जिनको अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है, उनको इसलिए रखा गया है, वो उसमें भी जातीय समीकरण अगर टोटली तो मिल जाएगा आपको, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। एक वो जो महत्वपूर्ण बात आपने जो बात कही, लोकसभा जब 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस ने टिकट अपने बांटे राजस्थान में, तो वो भी लगभग अगर आप देखते हैं तो इसी तरह के जातीय समीकरण नजर आते थे, उसमें भी इसी तरह का जो अंदाज था वो इसी तरह का था लगभग। हाँ, देखिए जहां तक है ना, जब कोई भी आज जाति के आधार पर वोटों को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में, किस लोकसभा क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में जितने मतदाता हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधि चुना जाता है, ताकि उससे एक ये रहती है गुंजाइश कि भाई इतने वोट तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। 5-10 टिल्ट हो सकते हैं, लेकिन इधर उधर का मतलब है कि वो मतलब ये मैं की जीत की वो जिताऊ जो फैक्टर होता है वो जाति पे आगे ही टिकता है, चाहे कैसे भी कर लीजिए आप। अब आप ये देखिए, जयपुर का उदाहरण लीजिए, किशन हॉल है और या आपका जो आदर्श नगर का इलाका है, ये दोनों ही मुस्लिम बहुल होने की वजह से कांग्रेस ने वहां दोनों प्रत्याशी अपने कांग्रेस के उतारे और वो जीते भी है। तो ये सारे जो समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए कि जातीय, अब जैसे मतलब आपके ये देखें कि ये सवाई माधोपुर है या जो करौली बेल्ट है, ये गुजर मीणा बहुल एरिया है, तो इनको एक दूसरे के बैलेंसिंग मतलब क्या कहते हैं ना, वो होते हैं कि एक मीणा हो गया तो उधर दूसरे ने अपना गुजर प्रत्याशी उतार दी। तो इसी तरह से कई राजपूत जाटों का होता है, इसी तरह से ब्राह्मण और अदर कास्ट का हो जाता है। तो ये वाली जो है वो उस चीजों को इनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अशोक साहब, युवाओं की बात थी, युवाओं पे बहुत, खुद राहुल गांधी युवा नेता है, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं से कनेक्ट करते हैं खुद को, अपने भाषण में भी युवाओं से कनेक्ट एक तरह का प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी युवा हैं काफी, जैसे अगर हम बात करें अशोक चांदना है, प्रताप सिंह खाचर आवास हैं, और अगर बात करें यहाँ तक कि रमेश चंद्र मीणा भी एक युवा है, ममता भूपेश युवा है, साले मोहम्मद हैं, भवर सिंह भाटी हैं। एक तरह से युवा चेहरा पे जो एक विश्वास है राहुल गांधी का, उसके पीछे क्या बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पर युवा एक नई दिशा देते हैं। नहीं, सवाल देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, मेरी सोच है कि आज के आधुनिक सूचना तंत्र के युग में, जबकि हर चीज पब्लिक डोमेन में है, पढ़ने को, लिखने को, समझने को, आप देखिए 28-30 साल की उम्र तक पीएचडी कर लेते हैं लोग जी। और राजनीति में जो लोग हैं, एक चुनाव लड़ने के बाद उनको पब्लिक को के साथ डीलिंग आ जाती है। एमएलए बनने के बाद वो सचिवालय में आने से, जाने से, विधानसभा में समझने लगते हैं, भाषण सुनने से, बजट अगर समझने की इच्छा है तो जी। ऐसे तो कोई 6 बार भी विधायक रह जाए और कुछ भी नहीं समझे तो वो तो उसकी अपनी सोच है, लेकिन तो व्यक्ति अपने आप को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि वो नेतृत्व को बता सके कि मेरे में दम है और मुझे अवसर मिलना चाहिए, और परफॉर्मेंस के लिए अगर नेतृत्व अवसर देता है तो वो कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे मौके आए हैं कि अनेक इस तरह के पदों पर रहे हुए लोगों को बीच में भी हटाने की जरूरत पड़ी है, तो हटाया भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी की सोच है बिल्कुल आज की नहीं है, वो 2004 से टैलेंट हंट यूथ कांग्रेस में उन्होंने शुरू किया। पहले जब टैलेंट हंट में लोग आए तो उन्होंने फिर यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू कराए, उन चुनाव के माध्यम से उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों को जोड़ा, और पार्टी के विदिन भी एक मैसेज गया कि भाई शांति से सब काम हो और नया नेतृत्व उभरे। और अनेक नाम आपको है, टिकटें कई लोगों को मिली है, रामनिवास गावड़िया एमएलए, बहुत सारे लोगों को मिली है, अनेक लोगों को मिली है, और जीते मुकेश भाकर हैं। तो अब आप मुकेश भाकर है, रामनिवास गावड़िया तो बहुत अच्छा, मैं मिला उनसे, बहुत ज्ञान है उनको, इस लेवल पे भी पहली बार एमएलए बने हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अगर मान लो वो एक आज उनको 2-3 साल बाद भी अवसर मिलता है, वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद दूसरी बार जीतते हैं उनको अवसर मिलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इच्छा शक्ति अगर होगी तो मैं नहीं समझता कि इसमें
कोई बेजा बात है। राहुल जी की सोच बिल्कुल सही है और उस पे ही देश आगे चलना चाहिए, प्रदेश आगे चलना चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलना ही चाहिए। नहीं बिल्कुल, वो यहाँ मुद्दा बेजा का नहीं, बेसिकली क्या जो राहुल गांधी हैं वो युवाओं की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने मंत्रिमंडल में, अपनी टीम में लोग युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो या किसी भी एक संगठन की। वो चाहते हैं कि एक युवा शक्ति उनके साथ जुड़े, युवा शक्ति में का जोश उनके साथ रहे, उनका दिमाग वहां पे काम में लिया जा सके। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, सबसे पहले जो 23 लोग, 13 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री, आपकी एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए सुधांशु जी, आज मैंने पहली बार राजभवन में देखा कि कांग्रेस में भी 2 पावर पॉइंट मौजूद थे। ये प्रदर्शित करने वाली बात आज देखने को मिली। तो लग रहा था कि 2 व्यक्ति जब पावर पॉइंट है तो 2 व्यक्तियों के लोग शपथ ले रहे हैं, और शपथ लेने के बाद बहुत सारे मूवमेंट मेरे को देखने को मिले कि कुछ ने नजर मिलाई, किसी ने नजर नहीं मिलाई, किसी ने क्या किया। तो ये तरह से जिस प्रकार का गुटबाजी कि नजर चुरा भी रहे थे लोग, प्रदर्शन जो करने को मिला, ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं आता। क्योंकि आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के सपने को पूरा करने के लिए, लोगों के सपने को देने के लिए कांग्रेस सत्ता में आई है। सत्ता में आई भी है पूरी तरीके से, इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिला, बिल्कुल बराबर के पॉइंट पे आप आके टिके हो। मंत्रिमंडल आज बना है, मंत्रिमंडल का विस्तार कहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल तो एक जब मंत्री ने पहले शपथ ले ली तो उस मंत्री हो जाता है, तो दूसरी बार विस्तार, पहला विस्तार जब हुआ है तो उसमें हमको देखने को मिला कि आज कैबिनेट के और राज्य मंत्री बनाए गए। आप देखिएगा कि अब विभागों के बंटवारे को लेकर ये भी वही बात है कि पावर पॉइंट किस प्रकार। देखिए, इसमें अगर कुछ एनालिसिस किया जाए तो इसमें कुछ मंत्रियों को इस कारण से हटाया गया था कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब क्योंकि समझौते में मंत्री वापस बनाया है तो उनको वापस बनाया है। अब तो ऐसी स्थिति में यदि आप कहते हो कि हम स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, अगर ये 2 पावर पॉइंट होकर के अगर भ्रष्ट लोगों को भी मजबूरी में मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हो, तो आखिर आने वाले शाम में आपको पता है क्या आने वाला है। भ्रष्टाचार तो जाएगी नहीं, उनकी आदतों में जो शुमार है वो रहेगा। तो ऐसी स्थिति बदनामी किसको मिलेगी। अब आप 2019 के चुनाव को लेकर के मंत्रिमंडल बना रहे थे, सीनियर लोग तो दरकिनार हुए। दरकिनार करने का तरीका जिस प्रकार से निकाला ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि अगर उन बुजुर्गों ने आपको मुंह मोड़ा, और क्योंकि उनको अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, विधायक ही रहेंगे, विधायक ही रहेंगे। अगर आप 75 साल वाले किसी को बनाते हो और किसी को नहीं बनाते हो, तो नहीं, युवाओं को अगर टीम को लाने चाहते हो, पहली बार इसमें से बहुत सारे मंत्री, 18 मंत्री ऐसे जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। जी, पहली बार मंत्री बन रहे, क्योंकि आपको डिलीवर देना है। मई में लोकसभा का चुनाव है, अब आप डिलीवर कैसे दे पाएंगे। पहली बार जो मंत्री बन रहा है उसके अंदर वो योग्यता नहीं होती है। आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया पहली बार में। कैबिनेट मंत्री के लिए होना चाहिए, उसको पहले वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसा आपके पास लोग नहीं होते तो मजबूरी में यदि पहली बार मंत्री बनाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको अपने हिस्सेदारों को सत्ताधारी पार्टी में वर्चस्व देना है, इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाया है, देखा भी। अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे जब आप देखेगा, जब मंत्रालय का हो जाएगा वितरण, और जिस प्रकार से कार्यप्रणाली पहली कैबिनेट शायद आज अब होनी थी, पता नहीं हो पाई, तो हो इसलिए नहीं पाई क्योंकि मंत्रिमंडल के विभागों को बंटवारा नहीं हो पाया। ये अगर संकेत जा रहा हो तो इसमें कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इस पे निश्चित रूप से राहुल गांधी और साथ में जो बुजुर्ग बाहर ऊपर बैठे हैं नेताओं को विशेष रूप से एक बार मंथन फिर से दोबारा कराना पड़ेगा कि आप पावर पॉइंटों को दिखावा मत कीजिए। चीज बताइए, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो लोग चुने गए, देखिए इसके लिए कवायद चली, दिल्ली में दोनों लोग बैठे रहे राहुल गांधी के नेतृत्व में, यहां तक कि ये तक इस तरह की खबरें कि भाई राहुल गांधी ने इसमें महासचिव, सचिव, पर्यवेक्षकों की भी राय ली और पूरी एक मंथन के बाद ये नाम सामने आए। क्या इसमें आपको लगता है कि जो जिस तरह से आधी बात की थी, वही आधे लोग उनके पायलट की पसंद के होंगे, आधे लोग ऐसे होंगे, क्या गहलोत पायलट के ऊपर भारी पड़ते दिखाई दिए आपको? देखिए 13 मंत्री तो अशोक गहलोत के शामिल हुए इसमें, और 7 मंत्री सचिन पायलट के शामिल हुआ, और एक राहुल गांधी का खुद का मंत्री है।
जैसे हरीश चौधरी माना जाता है उन्हीं का मंत्री, क्योंकि वो कैसे उनमें उसमें बैठ रखते हैं। अब इस प्रकार अगर मैं कह रहा हूं कि यदि ये चीजें हो गई आपके मेरे मंत्री, लेकिन कांग्रेस के मंत्री सारे नहीं है क्या, कि कांग्रेस के अगर मंत्री माने जाएंगे तो आपके अगर सही तरीके से कि पहिया दोनों पहिए सही तरीके से चल पाएंगे तो निश्चित रूप से दौड़ेगी गाड़ी। अगर एक पहिया गड़बड़ करेगा दूसरा पहिया लगेगा तो अटक के गिर जाएगी, क्योंकि प्रतिपक्ष आपके पास बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में आया है जी। और अब मैं आज देख भी रहा था, देखिएगा आप इसमें से कितने जिले तो बिल्कुल नहीं उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया। नागौर और भी बहुत सारे जिले हैं, मैं उसमें 3-4 जिले में नागौर है जी आपके, जिन जिलों में पाली है सिरोही है नहीं वहां जीते भी नहीं, वहां सुबह मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस खाता नहीं। 13 जिले ऐसे हैं जिसमें कि आपका मंत्रिमंडल का हिस्सेदारी है ही नहीं, अवॉइड हो गया पूरा, कहीं कहीं तो मिला है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पहली बार मंत्रिमंडल बनाया है, आप कहीं तो 3 दे दो, जैसे भरतपुर को दे दिया आपने, जयपुर को दे दिया, संभाग को दिया, अजमेर में एक ही, अजमेर में एक ही 2 जीते, उसमें एक लिया गया, एक पहली बार में आया इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन ये बात विडम्बना ये है कि आप मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को नहीं ले पाए। अब वो क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको किस काम में लेओगे, क्या होगा, एक उस पर रणनीति बनानी। ये इस बात पे मैं आपसे बात करूंगा दोबारा से। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल की। जिस तरह से जो मंत्रिमंडल बनाया गया, 23 लोग शपथ हुई, 13 कैबिनेट मंत्री और 10 लोगों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। काफी सारे समीकरण इसमें ध्यान रखे गए हैं, चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो किस हिसाब से नए लोगों को मौका देना है। काफी सारे वरिष्ठतम लोग इसमें शामिल नहीं भी किए गए। बहुत सारी चीजें इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्याम जी, आपसे जाने से पहले जो बात कह रहे थे आप कि कहीं ना कहीं वो जो गुटबाजी थी चुनाव के शुरू से ही दिखती थी कि भाई कहीं गहलोत मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री का बनाने की बात की नाम को लेकर, वो सब जगह अगर लगातार आप देखते हैं तो इसमें भी नजर आती चली जा रही है। देखिएगा सुधांशु जी, वितरण से शुरुआत थी, क्योंकि किसके लोगों को टिकट ज्यादा मिलेंगे, अगर वो जीत के आएंगे तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। इस बात का झगड़ा तो टिकट बंटवारे से टाइम हो गया था। टिकट बंटवारे को लेकर के इसी कारण देखिए कांग्रेस बहुत सी जगह आपके कांग्रेस के बागी जीत के आए, क्योंकि टिकट वहां सही तरीके से वहां हो सकता है नए लोगों को दिया गया, लेकिन नए लोग जीत नहीं पाए। आप देखिएगा, आप देखिएगा इसको, उसका उदाहरण ले लीजिएगा, सुमेरपुर का ले लीजिएगा, आप खंडेला का ले लीजिएगा, और बाकी 3-4 जगह जहां भी देखिएगा। अब यहाँ पर आपके शाहपुरा में जिस प्रकार का हुआ, सारी चीजें कौन जीता, वहां के इन्हीं के बागी जीत के आ गए। क्योंकि अगर टिकट का एडजस्टमेंट सही तरीके से होता तो ये सारी चीजें नहीं बनती। जब लग रहा था कि विवाद है, सारी बातें, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बात को लेकर के, क्योंकि 48 घंटे लगे इसलिए कि किसी तरह से पायलट को मनाया गया, क्योंकि पायलट तो चाहता ही था कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूं। और वहां पर क्योंकि ये बात सही मान के चलिएगा कि बहुत सारी राज अशोक गहलोत को जो पता थे, इसलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी चीजों में सहयोग करने के लिए अशोक गहलोत से ज्यादा कारगर नहीं हो सकता। काल्पनिक मैं बताता हूँ आपको, आप देखिएगा बड़ेरा वाला मामला जो चल रहा है, आपको नहीं पता, पुरानी अरे है नहीं, लेकिन फाइल तो है ना। ईडी के पास बहुत सारी चीजें जो सहयोग अशोक गहलोत को जानकारी है, क्योंकि अशोक गहलोत ने
ये सारी चीजें करी थी आपको उस तरह क्या हो गया वो तो अरे आप नहीं आप अगर प्रियंका गांधी क्यों बैठी आकर के, क्यों सोनिया गांधी ने कहा कि क्योंकि वरिष्ठ को लीजिएगा, आने वाला लोकसभा चुनाव और बहुत सारी मुसीबतों में सहयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो है, इसलिए आज नहीं तो पायलट को बंद करते थे। पायलट अगर ये तो साफ दिख रहा है कि गहलोत जो है उनको तरजीह हमेशा दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के तौर पर राहुल गांधी सोचते हैं जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है, मैं अगर आपके इन बुजुर्गों ने अगर पार्टी के प्रति जो वफादारी और वैसा नहीं रखा ना, तो फिर परिणाम आपको आज की स्थिति में जो आने चाहिए, जो ये सपने देख रहे हैं वो सपने में संकट पैदा होगा। इसलिए चाहिए कि किसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं उनको सहयोग, जैसे पहले किया गया था कि कैबिनेट का दर्जा बहुतों को दिया गया था और कमिटीज बनी थी अलग अलग तरह के वो बना करके, इस तरह से अब क्या होगा ये भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप जब विधानसभा का सेशन चलेगा उस वक्त आपको देखेंगे कि जो मंत्री पहली बार बने ये जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर इनके ही लोग अगर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हुए तो स्थिति देखिए मंत्रिमंडल का जो पहला आने वाला है, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण आएगा उस दौरान सीमित तो होगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन सेशन चलेगा, उस समय तो नहीं, लेकिन आपके सामने जवाब अगर आए तो बहुत सारी चीजें क्योंकि नहीं संभाल पाएंगे, नए नए बच्चे हैं वो आगे। अब उनको अगर इंडिपेंडेंट मंत्रालय नहीं दिया जाएगा वैसे दे दिया जाएगा, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर बाद खुलासा हो जाएगा कि क्या पोर्टफोलियो रहेगा, तो उसमें क्या है कि जिस प्रकार से 10 राज्य मंत्री बने उसमें से 4 या 5 तो बनेंगे स्वतंत्र प्रभाव वाले और 5 बनेंगे सहयोगी के रूप में। तो ये सारी चीजें देखने में लग रही है कि आज मंत्रिमंडल का बड़ा अलग तरह का, जो कांग्रेस में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे और जो भी देखिए जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, अधिकांश बुजुर्ग गायब थे। जबकि कोशिश होनी चाहिए थी कि अशोक जी को सबको बुला करके एक संदेश देना चाहिए हम जी। अब ये नहीं कर पाए, ठीक, दोनों को मिलकर के उनको मनाना। अशोका जी देखिए, जब मैंने आपसे बात पूछी थी कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जिन पर तो मीडिया क्या जो बहुत सारे लोग इस बात का लग रहे थे कि हाँ ठीक है, राजनीति में ठीक है युवा अपनी जगह होता है, एक अनुभवी अपनी जगह होता है। एक चीज मेरे को बताइए, जब शुरुआत से मंथन चल रहा है कांग्रेस में, जब से कांग्रेस चुनाव के मोड में है, चाहे वो टिकट को लेकर हो, निश्चित तौर पर मंथन चला है, उसके बाद अभी जब ये मंत्रियों के नाम चुने थे, फिर पायलट सीएम के फेस को लेकर जो जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई वो सबने देखी, तो अब पोर्टफोलियो को लेकर भी जिस तरह की निश्चित तौर पर पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी विचार विमर्श हो रहा है और किसको क्या दिया जाएगा, ये आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को उसका खामियाजा 2019 में उठाना पड़े इस चीज का? देखिए क्योंकि कांग्रेस कहीं देखिए कोशिश तो की जा रही है एक दिखाने की, लेकिन कभी कहीं कहीं ऐसी चीजें हैं, ऐसी लूपहोल्स होती हैं कि एक नहीं दिख पा रही है। दोनों तीनों चीजें हैं। अब क्या है कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि से कांग्रेस के विदिन जो आप फूट वाली बात पूछो अशोका जी से, फूट वाली बात कहेंगे नहीं मैं बात ये तो एकता का सूत्र बांधने लग जी, वरिष्ठों को ला नहीं पाए, इसके हर जगह वरिष्ठों को क्यों नहीं ला पाए? मैं जवाब दे रहा हूँ, इस बात का जवाब दे रहे हैं, वरिष्ठों को क्यों नहीं ला पाए? देखिए आराम से समय खूब अशोका जी, मैं आपको प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आप गुटबाजी के शिकार में हो जाओ, इसलिए आपको बड़ा संभल के जवाब देना पड़ेगा। हम लोग मैं और महेश जी तो क्योंकि जो सामने दिख रहा था उसको प्रचारित, हमारा कोई इससे व्यक्तिगत जाता नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोई पार्टी में विघटन की जवाब देने जी रूप से और ज्यादा परेशान बताइए, इसीलिए ऐसे प्रश्नों से मैं तो बचना चाहता हूँ। लेकिन बात मैं अच्छे से जवाब दूंगा, संतुलित जवाब दूंगा, आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा वो जवाब। पहली बात तो ये देखिए, इस बात से सब सहमत हैं, आप हम सब और दर्शक भी, कि राजनीति है, इसका नाम ही जब राजनीति है तो राजनीति के माध्यम से सेवा है, सेवा के माध्यम से राजनीति और राजनीति के माध्यम से सेवा, ये डगमग जिंदगी भर चलेगा। जब तक सृष्टि है तब तक ये सिस्टम चलेगा। सुनिए शामिल मेरे को आपने कहा ना राजनीति हर आदमी इसमें स्वार्थ नीति शामिल होगी, इसलिए विवादित हो जाएगी। मैं आपसे आऊंगा आपके पास, यहाँ आग लगी हुई है, आप मुझे बचाओगे पहले खुद को बचाओ? नहीं, पहले आग को बुझाएंगे, पहले आग को बुझाएंगे, तभी तो दोनों लेके आएंगे। बात यहाँ लड्डू रखा हुआ है,
पहले आप ये तो सीधी सी बात है, संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो आपने मान लिया गुटबाजी है, कोई इंसान आपने मान लिया गुटबाजी है? नहीं गुटबाजी नहीं कह रहा हूँ। लड्डू जिसके हाथ में आएगा वो ले जाएगा चेंज करके। बात करना चाह रहा हूँ, नहीं आप इसको अर्थ लगाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांजिशन फेज है ये। राहुल गांधी जी कांग्रेस के इतिहास में देखिए, उठाइए सर, मेरे को अच्छी बात करनी दीजिए, बताइए, अच्छी बात करनी दीजिए। मैं छोटे भाइयों, आप कांग्रेस के इतिहास में राहुल गांधी जी जिस सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, बात तो सुनिए सर, आपका राहुल गांधी की बड़ी अच्छी बात है, बात भी करो। आ रहा हूँ, बस बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट हमारे पास। कभी मेरी क्लास नहीं लेते हो आप, बात नहीं लेते आप, राहुल जी नहीं, क्यों बहुत बुरी, मैं कह रहा हूँ क्यों, मैं कह रहा हूँ क्यों, बता सकते हैं सर मेरी बात तो सुनिए। आप जो इंदिरा जी के कह रहे हो, 150 सीट आई थी उस समय, फिर कांग्रेस का टूट हुई, 2 टुकड़े हुए, 75 सीटें, 2 टुकड़े ब्रह्मानंद रेड्डी और हार गई। अब इतिहास में मत जाओ सर, इंदिरा जी हार गई, तो जाना ही पड़ेगा सर। बात तो सुनिए, इस बार आप टोका टोकी करेंगे तो मेरी व्याख्या नहीं बता दीजिए मुझे कि तो ये कोई ऐसे नहीं है। मैं आपको ये गुटबाजी हर जगह नजर क्यों आती है? अरे सर, आप मेरी बात, मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जी आप मुझे 1.5 मिनट दीजिए। बताइए जल्दी, फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगा। बात तो जाइए आप, महेश जी मैं पहले चले जाइए। आप बता दीजिए सर, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आपने जितने प्रश्न हैं उनको शामिल करके बोल रहा हूँ, अपने बीच में मत बोलना। मैं कह रहा हूँ, इंदिरा जी के टाइम 150 सीटें कांग्रेस की आई, पूरा साउथ इंडिया एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ था। इंदिरा जी खुद हार गई थी, लेकिन 150 सीट आई उनकी। और उसके बाद कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए और एक टुकड़ा जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखने लगा। एक मिनट सर, 10 सेकंड, आपके चेहरे से बेसब्री दिखा रहे हो। लेकिन इंदिरा जी ने उस चुनौती को झेला और चिकमगलूर से चुनाव जीता। उसके बाद जो टूटी कांग्रेस की, उसके समझ में आया कि नहीं, शी विल रिमेन दी फेस, और फिर एक होने की कोशिश की। और फिर चरण सिंह, वो डिफिकल्ट जो दौर था उसमें भी इंदिरा जी एक स्ट्रॉन्ग। आज 44 सीटों से एक भी राज्य हमारे पास नहीं था। कर्नाटक, पंजाब की जो ऑक्सीजन मिली, उससे राहुल जी ने मुकाबला किया और 3 राज्य जीते। अब राहुल जी के लिए दौर जो आया 1980 में, इंदिरा जी के लिए जो सुगमता थी वो ये थी कि वो जो पहले की पीढ़ी थी उनमें और इंदिरा जी के बीच में भी एज डिफरेंस था। आप याद करिए, ब्रह्मानंद रेड्डी, वाईबी चौहान, दे वर ओल्डर टू इंदिरा जी। अब और इंदिरा जी के पास एक मौका था 80 में, ये अशोक गहलोत साहब से लेकर नई पीढ़ी उन्होंने पूरी इन्फ्यूज कर दी। एक रिस्क लिया, क्या लिया, लेकिन वो रिस्क उनके लिए, उन्होंने जैसे कोयले में हाथ डाला और हीरा बाहर आ गया। 350 सीटें जिनमें ये युवा लोग 100-150 से ज्यादा थे। अब राहुल जी को लोकसभा चुनाव लड़ना है 3 महीने बाद, बल्कि मैं कहूं 3 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, और उधर उनको युवाओं को मौका भी देना है। एक ट्रांजिशन फेज है ये, क्योंकि 5 साल बाद राहुल जी के लिए वो डिफिकल्टी नहीं होगी। आप मान के चलिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करिए मेरी बात को, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। आज से 5 साल बाद राहुल गांधी जी के लिए वो डिफिकल्टी नहीं होगी। तो राजस्थान की बात, सर बात समझने की कोशिश को सैद्धांतिक रूप से, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया है ये रिस्क लेने का। सुनिए कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो अग्रिम पंक्ति पे, सोफों पे बैठने चाहिए थे, अब वो तो उनको सोचना है या उनको सोचना है जिनको उनको बुलाना चाहिए था। क्योंकि मैं तो बहुत जूनियर मोस्ट आदमी हूं, मेरी वरिष्ठता कांग्रेस में केवल 5 साल है। तो आप लोगों का सहयोग और हौसला जिससे मैं यहाँ बोलने में सक्षम हूं, प्रतिनिधि के नाते जवाब मांगते वो तो उनको देखना है। प्रतिनिधि के नाते मैं, अगर मुझे कहा जाए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उनको बड़ा दिल दिखा करके आज कांग्रेस संकट में है। सचिन पायलट जी ने कई बार कहा है, मैं एक बात कहूंगा कि मुझे 26 साल की उम्र में सांसद बनाया, 31 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया। सर बात तो सुनिए, सर बात तो सुनिए, इस कारण बने, सर बात तो सुनिए। और 36 साल की उम्र में मुझे प्रदेशाध्यक्ष बना के यहाँ भेज दिया। मैं पार्टी से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो पार्टी दे रही है वो बोनस है, ठीक है। ये बात, ये तो आप संदेश है उनका सर, ये संदेश है उनका सबको। लेकिन कहते हैं वो करते नहीं ना, वो तो आज मैं मुख्यमंत्री बन गया। मैं कहता हूँ, मुझे पार्टी सचिव नहीं भी रखे तो मैं पार्टी का पक्ष, अगर मुझे यहाँ भेजा जाए वैसे रखूंगा जैसे महेश जी, ये अपने मंत्रिमंडल को, ये जो मंत्रिमंडल है, क्या आपको लगता है, देखिए जिस तरह से, जब उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था, मैंने भी बहुत सारे मंत्रियों से बातचीत करी,
एक ही सबका एक बात की थी कि हम जो 5 साल की घोषणा पत्र है उसको पूरा उस पर काम करेंगे, पूरी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे और सरकार जो राहत देंगे जनता को। ये मंत्रिमंडल आपकी क्या देख पा रहे हैं कि क्या आप किस तरह से आगे इसका वर्किंग जो मोड है वो किस तरह होना चाहिए? देखिए, जहां तक है जो मैसेज जो देना चाहिए था, सबसे पहले तो ये दे दिया जा चुका है कि किसानों का ऋण माफ का एक ही मैसेज दे चुके हैं। अब वो बात अलग है वो किस रूप में किस तरह से होगा, क्योंकि घोषणा तो आपने कर दी है लेकिन उसके आर्थिक स्रोत अभी कहां से जुटाएंगे जी, किस तरह से जुटाएंगे वो क्लियर नहीं। युवाओं को रोजगार देने की बात आ रही है, तो युवा को जो बेरोजगारी भत्ता वो देने की बात आ रही है। तो ये सारी कुल मिलाकर के राजस्थान की मतलब आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा मतलब जो है जो चुनौती बनी हुई है वो आर्थिक स्थिति का है। अब रहा सवाल ये जो भीतरी जो क्या जो 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 ये जो संतुलन को मेंटेन रखने की आवश्यकता है, लोकसभा चुनाव तक तो है ही, इसके अलावा आगे भी, क्योंकि इसका गलत मैसेज नहीं चला जाए तो ये बहुत जरूरी है कि इस 2 पावर सेंटर जैसे बताया जा रहा है उनको संतुलन के सामंजस्य बिठाने के लिए इसमें जो, लेकिन राहुल जी का जो 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 मकसद है कि अनुभवी चेहरे और युवा चेहरे इन दोनों का मुझे सामंजस्य चाहिए और समन्वय चाहिए, और मैं जहां तक समझता हूं कि यही एक कोशिश परिलक्षित हो रही है इस मंत्रिमंडल में। अब सवाल आता है कि मैं क्या करूं, तो ऐसा है कि जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी, राहुल गांधी बने, उनको भी पहला अनुभव था जब वो एकदम प्रधानमंत्री बने, तो आप ये किसी को कम मत आने, क्योंकि ये प्रशासनिक क्षमता है और आपको काम करने की अगर किसी में राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री, जो भी पहले बार इंदिरा गांधी भी मतलब क्या किस तरह से आई है और जिस तरह से फेस किया कि जब चुनौती आती है या जब आपको बॉर्डर पे कोई सिपाही जाता है तब मालूम पड़ता है कि मुझे कैसे फेस करना है। तो वो अपने लिए अपनी ये कहें कि जरूरी नहीं कोई प्रशिक्षित व्यक्ति भी विफल हो जाता है, और जो नया चेहरा है वो भी कभी कभी सफलता का एक मापदंड दे जाता है। तो ये आप ये कह नहीं सकते कि पहली चुनौती अब ये देख लें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो अगर मतलब जैसे कि चर्चा चल रही थी कि पायलट के सामने ही अपने आप में मतलब एक बार चुनौती है, वो अपने परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, वो मतलब ये सारा अनुभव के छाव में अगर युवा चेहरे काम करेगा तो इसको निश्चित रूप से ये आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल श्याम जी, इसमें जातीय समीकरणों का ध्यान काफी रखा गया, क्योंकि राजस्थान में एक जातीय आप देखते हैं कि हर जगह अलग अलग जातियों की बाहुल्यता है, अलग अलग क्षेत्रों में संभागवार भी देखा गया है कि जयपुर और भरतपुर संभाग को जिस तरह से मंत्री मिले हैं, अजमेर संभाग में जैसे आपने कहा कि 2 ही लोग थे, एक पहली बार जीते। जाट और अगर हम बात करें करीब जाट और एससी समुदाय से 4 मंत्री हैं, वैश्य, एसटी और ओबीसी से 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो क्या जैसे जाति समीकरण का अगर ये जो चुनाव है अभी, क्या ये इम्पैक्ट 2019 के चुनाव में भी इनको कोई फायदा दे सकता है? क्योंकि एक चीज मैं मेंशन करूंगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने जिस तरह से जो सीटों का वितरण जब दिया था टिकट, उसमें भी लगभग कमोबेश ऐसी ही जातीय समीकरण दिखाई दिए थे। देखिएगा कि चुनौती तो लोकसभा चुनाव ही है इनके लिए। राहुल गांधी का सपना तो लोकसभा चुनाव से है। राहुल गांधी हाँ, जब सपने की बात करें लोकसभा चुनाव जीतना है, नहीं राहुल गांधी का सपना जीतना ही था, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से 3 राज्यों में इन्होंने सत्ता मिली और एक जो माहौल परिवर्तन हुआ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कभी ये सोच नहीं पा रही थी कि हम इस तरह से सत्ता में लौट पाएंगे, लेकिन क्योंकि छाप आपने छोड़ी, भले ही आपके दोनों राज्यों में आपको सहजता से सत्ता नहीं मिली और राजस्थान में भी इतनी सहजता नहीं है, नहीं मध्य प्रदेश में तो आपको बीएसपी को साथ लेना पड़ा, यहाँ पर आपको गठबंधन को एक साथ लेना पड़ा, इसलिए आप 100 हो पाए, नहीं तो फिर 99 थे। इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में प्रचंड बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत भी गठबंधन के माध्यम से मिला, पूर्ण बहुमत क्योंकि आपको 99 से 100 करने के लिए गठबंधन का क्योंकि उसको मंत्री बनाना ही पड़ा आपको। अब आपका दायित्व रहता था, आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये पता था कि मंत्री कुछ नाराज भी होंगे, तो होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री और साथ बैठ जितने बुजुर्ग लोग थे उनको कोशिश करते कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में लाते, कोशिश होती तो एक आध ही नहीं आते, बाकी आने की कोशिश होती थी,
तरीके से फोन करके निमंत्रित किया जाता है कि आपको आना पड़ेगा क्योंकि आने वाला भविष्य आपके लिए सुरक्षित है। इस तरह से माहौल बना, लेकिन मेरे को लगता है कि इस तरह से बातचीत नहीं हुई। वो बहुत से बुजुर्गों की गुस्सा और जिस तरह का माहौल है, क्योंकि बहुत सारे आदमी देख रहा था, बहुत सारे एक आध जो आए भी थे तो वो बड़े दर्दीले हनुमानगढ़ से थे, वो दर्दीले परिंद से कह रहे थे कि साहब मैं तो सोच रहा था, बहुत सारी चीजें आपने देखा कि महिला का नेतृत्व तो केवल एक मिला जी। और वो भी फिर राज्य मंत्री के रूप में मिला है, महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं आ पाई। आपको तरजीह देनी चाहिए थी, एक महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनती और एक राज्य मंत्री बनाते, दो को तो बना, एक संतुलन आप नहीं कर पाए। लेकिन आप आधी दुनिया को साथ तो लेना चाहते हो, लेकिन उसको सत्ता में भागीदारी तो ये सारी कवायद जो है कहीं ना कहीं, जब आपने देखिए बहुत सारी चीजें इसमें सामने आती हैं कि महिलाओं का समीकरण नहीं सध पाया, तो क्या जीत जो 2019 का जो समीकरण जो कांग्रेस बिठाना चाहती है उसके लिए मंथन क्या होगा? कांग्रेस के अपने अपने जो तर्क होंगे उनके हिसाब से बनाया गया है, तो क्या वो एक चीज आड़े आ रही है? इन सब चीजों को राहुल गांधी बात तो करते हैं लेकिन वो चीज क्या हो नहीं पा रही, तो वही कारण है कि ये सब चीजें आड़े आ जाती हैं। देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजों में अगर दोनों नेता, एक बुजुर्ग नेता एक युवा नेता है, उन दोनों को समन्वय करना है। अब समन्वय की स्थिति में ये यदि अब अशोक गहलोत अगर आज की स्थिति में यदि कहें कि साहब सचिन पायलट जो कुछ बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो उनके लिए हानिकारक होगा। और आज सचिन पायलट कहें कि साहब अशोक गहलोत कह रहे हैं वो सही है, दोनों के लिए अभी तो सहजता से बड़ी तरीके से दोनों को ही करना चाहिए कि किसी तरह से पार्टी मजबूत हो। और हमारे को जो संगठन में काम मिला है, जिस प्रकार से देखिएगा अभी आपने 18,000 करोड़ का कर्जा आपके माथे आ गया, अगर आप पेंशन देते हो तो फिर कर्जा आ जाएगा, फिर अगर बेरोजगारों को भत्ता देते हो तो फिर आ जाएगा। तो मेरे आज फाइनेंस सेक्रेटरी और अब अभय कुमार जी दोनों से बात हो रही थी, बोल रहे थे यार करें क्या, हमारे को नीति देने का काम, क्योंकि हम तो प्रशासनिक व्यवस्था को बैठाने के लिए, लेकिन आज की स्थिति में हम बता ही सकते हैं कि हमारी स्थिति ये है, क्योंकि राहुल गांधी की बात को कहना है, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव जीतना है। जीते इस कारण हो कि आपने किसानों को कर्ज माफ की बात कही थी, पेंशन की बात कही थी, युवाओं को भत्ते की बात कही थी और बहुत सारी चीजें कही थी। तो अब क्योंकि कैबिनेट होगी, आप देखिएगा ये महीने भर में 2-3 कैबिनेट होगी, और क्योंकि आपके राज्यपाल का अभिभाषण में आपको बहुत सारी चीजें लानी है, क्योंकि आपका 60 दिन का जो टारगेट है उसको आप राज्यपाल अभिभाषण में प्रदर्शित करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे निर्णय करने हैं। अब निर्णय करने में आपको एकता का सूत्र बांधना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों से अलग हट करके और बहुत सारे प्रदेश के लिए और पार्टी हित में बहुत सारे स्वार्थपन के चीज को छोड़ना पड़ेगा, तो आप गाड़ी चलेगी आगे। नहीं तो फिर विवाद बन गया, तो हाउस में यदि आपका विवाद सामने आ गया तो देखिएगा कि दोनों ही पार्टी दूसरी पार्टी राइवल पार्टी बैठी है आपके सामने, 76 लोगों की बैठी है और बाकी और मिल जाते तो 80 लोग हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत संभल करके, क्योंकि आपके पास बहुत प्रचंड बहुमत नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है, यदि आपके बुजुर्ग नाराज हो गए 10 चले भी गए इधर उधर, तो हर बार आपको बहुमत की तलवार लटकी रहेगी। लेकिन जिस तरह से चर्चा में भी है कि भाई जो लोग छूट गए, अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि भाई देखिए अगर जो पूर्व मंत्री हैं, चाहे मालवीय हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लोकसभा सीट पर खड़ा किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इस वजह से उन लोगों को अभी याद नहीं किया गया। जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उनको निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं हैं, अभी चर्चाएं हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। चर्चाएं तो क्योंकि अभी हम बहुत जल्दबाजी, क्योंकि आज पहला दिन है, शपथ हुई है, अब तो मानते हैं कि दोनों को सद्बुद्धि भगवान दे कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़े और जिस प्रकार से जो काम लेकर के हाथ में आए और प्रगति, हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है और प्रगति पर हम तो ये चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर मतभेद और मनभेद हो गया तो ये पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए दोनों के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। अब कोशिश दोनों को दिखाने की करनी चाहिए कि हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एक साथ रहेंगे और एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जैसे आज प्रदर्शन हुआ देखने के लिए, राज्यपाल के हाथ 2 कुर्सी लगी करी, पहले कभी हुआ नहीं, पहले कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार मई से हुआ है तो अपन ने नहीं देखा कि उप मुख्यमंत्री ऊपर जाके बैठे हो, ये बड़प्पन आपको रखना पड़ेगा। उस समय की वीडियो हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल के समय के देखे जो पता चले, क्योंकि कमला जी और बनवारी लाल जी तो खुद ही उस एक्सटेंशन का हिस्सा थे और बाबड़ा जी जो है वो उन्होंने अलग से शपथ ली थी, पहले मंत्रिमंडल ऑलरेडी था, एक बार विस्तार हुआ था फिर।
तो वो तो अब एक तरह से ये न्यू कैबिनेट है, उसको आप इस रूप में किस रूप में ले परसीव करना चाहते हैं, हम तो नहीं कह रहे। तो देखने के नजरिए पे भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। विनम्रता से मेरा कहने का मतलब, अगर युवा नेता कहे कि मैं हूँ, ये दिखा रहा हूँ पूरे प्रदेश को, ये भी तो संभव है लोगों को दिखा रहा हूँ, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखिए भविष्य का चेहरा है। आसोपा जी देखिए आसोपा जी अगर हम आपसे सवाल, ये आपसे सवाल करता है, एक कांग्रेस के प्रतिनिधि है आप, ये भविष्य का आपसे सवाल अगर ये आता है कि क्या तरीके से कांग्रेस में जो गुटबाजी की बात है, चाहे श्याम जी कह रहे हैं चाहे महेश जी, हम लोग बात करते हैं, चूंकि ये दिख रही है, अगर हम सवाल ही आपसे करते हैं कि, तो देखिए निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल, जब इनको विभाग अलॉट होंगे, अलग अलग विभाग अलॉट होंगे, फिर हाँ, उसके अलावा जब डिसीजंस होंगे, फिर जिस तरह श्याम जी ने एक शंका जाहिर करी कि अगर डिसीजंस में एक दूसरे के ऊपर रुकावट बनने की कोशिश की तो ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगा। अभी सचिन पायलट जी ने शपथ ग्रहण के बाद गहलोत साहब के घर पे जो बैठक हुई, उसके बाद बाहर निकल के जो बाइट दी है, उसमें उन्होंने कहा है जितने हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं डॉट टू डॉट उन सबको पूरा करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल, और हमने अच्छा मंत्रिमंडल बनाया, बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया, संतुलित मंत्रिमंडल बनाया, और हम मिलकर के पूरी कांग्रेस सरकार जो है वो अच्छे निर्णय करेगी और हम इसमें किसी प्रकार का आपको मनभेद नजर नहीं आएगा। ये मैं अपनी तरफ से भी कह सकता हूं, और जिस प्रकार से कमिटेड हैं हम प्रदेश की जनता के लिए। देखिए मैं इसको दूसरे रूप में लूं, आप सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत साहब दोनों ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में दौरान, और पायलट साहब ने पूरे 5 साल तक जो मुद्दे उठाए, आप इसको यूं लीजिए ना, पब्लिक डोमेन में है वो चीजें, तो वो मुद्दे तो कमिटमेंट ही है ना। हमने आज खान घोटाले का मुद्दा उठाया, तो निश्चित रूप से खानों का अलॉटमेंट सुगमता से हो और उससे निवेश बढ़े, ये हमारा कमिटमेंट हो गया ना। रिसर्जेंट राजस्थान के एमओयू का मुद्दा उठाया, तो हमारा कमिटमेंट हो गया ना कि वो रोल ऑन करें और निवेश बढ़े। सौर ऊर्जा का हमने मुद्दा उठाया, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे ना कि सौर ऊर्जा प्लांट ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंस्टॉल हो। सड़कों की खराब की स्थिति का हमने मुद्दा उठाया, तो हम चाहेंगे ना कि वो सड़कें अच्छी हों। रेल लाइनों को लंबित कर दिया, उसका हम चाहेंगे कि जब तक मोदी सरकार है तब तक मोदी सरकार, और जब मोदी सरकार हटने ही वाली है तो नई सरकार के साथ हम रेल लाइनों को लेकर के रोल ऑन करें। तो ये कमिटमेंट्स जब आलोचना करते हैं हम विपक्ष में तो सेल्फ कमिटमेंट हो जाता है। ठीक, मानते हैं आप, नहीं मानते हैं श्याम जी? देखिए अभी तो नजर रहेगी आपका जो घोषणा पत्र नजर पूरी रखिएगा। ऐसे वादे किए, देखिए सरकार का वो रवैया है, पहनेंगे तो मालूम पड़ेगा, रवैया है वो एक जैसा रहता है कमोवेश। अब देखिए क्या अंतर आता है, कितना अंतर आता है। मुझसे जब मैंने कई मंत्री नवनियुक्त हुए उस वक्त मैंने कईयों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अब हम बहुत जनता के हित में काम करेंगे और घमंड नहीं करेंगे। हमारे को घमंड की बात कई मंत्रियों ने ये बात स्पेशली कही। कहीं ना कहीं कांग्रेस जब आरोप लगाती थी बीजेपी सरकार पर कि ये सरकार तो घमंड में डूब चुकी है, तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि जनता की सरकार होगी, जनता बैठना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, लोगों से मिलेंगे, पार कर देंगे उनको। ये तो राहुल गांधी ने कहा। तो अब मजबूरी है मंत्री को कहने की, मंत्री तुम कहेंगे कि हम मिलेंगे नहीं करेंगे, तो हम बने इसलिए हो। अब तो अब राहुल गांधी ने कहा कि आम जनता की, गरीबों की, मजदूर की और सबकी सरकार बनी है, सुनना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर कर देंगे। क्यों अशोक जी, यही कहा ना आपके नेता ने? समय कम श्याम जी, इतना सा जाना चाह रहा हूँ, ये जो मंत्रिमंडल है अब इसको युवा अनुभव समावेश करते हुए किस तरह देख रहे हैं? ये आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत संक्षिप्त में जाना चाह रहा हूं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, प्रगति करनी है, राजस्थान को आगे ले जाना है, तो इसको लिए एक तो कर्ज मुक्ति से इसकी जो राज्य सरकार पे जितना कर्ज पड़ा है उससे मुक्ति दिलवानी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी, मिलजुल के काम करना पड़ेगा अनुभवी और युवा चेहरों को, तब जाकर के सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्याम जी, आप भी मुझे देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण ये चीज है कि अनुभवी और सब शामिल किए गए, तो उसमें किस तरह आप इसको देख रहे हैं कि अगर क्या ऐसी चीजें इनको करनी पड़ेंगी आने वाले समय में, और चूंकि कई नए होंगे लोग, उनको विभाग की समझ हो सकता है उतनी नहीं हो, उनको काम के लिए समझना पड़े, तो किस तरह की चीज, किस रूट लाइन पर उनको चलना होगा?
देखिएगा कि सुधांशु जी बहुत संक्षिप्त बता दीजिए मुझे। 18 जनवरी से सेशन आ रहा है, आपको राज्यपाल अभिभाषण में आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के पहले कामकाज सिखाना पड़ेगा, चाहे अशोक गहलोत सिखाए या सचिन पायलट सिखाए, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समझ देनी पड़ेगी और इसके बाद जी उनके जो मुद्दे 400 वादे किए उसको किस प्रकार से बेहतर तालमेल कैसे हो, इस बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जो नई सरकार का जो नया मंत्रिमंडल आया है, गठन किया गया है इसका, युवा हैं इसमें, नए चेहरे हैं, कुछ पुराने अनुभवी लोग हैं, सारे समीकरण देखे गए हैं, लेकिन आशा यही की जाती है कि ये जो सरकार हो वो जनता के हित की बात सुने, समझे और जनता के हित के लिए काम करे। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।